Assalamu alaikum students. Today we will discuss our previous part of our video. ठीक है, 3 एल्गोरिथम्स आप लोगों के रह गए थे, उसको आज देख लेते हैं एंड साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड द फ्लो चार्ट. 7th जो है वो आप लोगों का एल्गोरिथम, इसमें देखो कि इसमें उसने कहा है फाइंड आउट एन इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट. आप लोगों की जो इंटरेस्ट है उसको फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम का क्राइटेरिया देना है. सो इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है? आप लोगों के मेन जो है वो फॉर्मूला मैथमेटिक्स में होता है कि आप लोगों की अमाउंट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ डिवाइड करना है एंड देन आप लोगों को ईयर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना होता है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एल्गोरिथम है वो आप लोगों का फर्स्ट क्या कहता है, एज यूजुअल उसी तरीके से हमें अपना जो है वो इस एल्गोरिथम को सॉल्व करना है. स्टार्ट लेना है एंड स्टार्ट के बाद आप लोगों के नंबर का इनपुट लेना है. ठीक है, इनपुट में आप लोगों ने नंबर्स ले लेने हैं एंड देन उसके साथ आप लोगों ने अमाउंट ले लेनी है. अमाउंट के साथ आप लोगों की रेट आ जाएगी और रेट के साथ क्या आ जाएगा, ईयर्स आ जाएंगे. ठीक है, इसके साथ सेट में आप लोगों ने इंटरेस्ट को जो है वो सेट कर देना है. ठीक है, सेट के कीवर्ड के साथ इंटरेस्ट जो है वो सेट करनी है पहले, ताकि आप लोग एल्गोरिथम के जरिए ये बात क्लियर कर सको कि आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगे हो. नीचे उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट शुड बी डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, रेट जो है वो आप लोगों की 100 के साथ डिवाइड हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स देखा जाए तो ये कैलकुलेशन जो है वो एल्गोरिथम में आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे आउटपुट नहीं देते. बाज़ स्टूडेंट्स इस किस्म की गलती कर लेते हैं कि आउटपुट भी एल्गोरिथम में देते हैं. एल्गोरिथम इज योर कैलकुलेशन एंड योर क्राइटेरिया टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है, इसमें आप लोगों को आउटपुट निकालने की ज़रूरत नहीं है. सो इसमें सीधे सीधे स्टेप्स के साथ इसको डिफाइन करते हैं विदाउट एन आउटपुट. आउटपुट इनपुट जो कुछ भी देनी है आप लोगों की यहीं पे ही देनी है एल्गोरिथम में. आउटपुट में आप लोगों के पास प्लेन इंटरेस्ट आ जाएगी एंड देन योर एल्गोरिथम शुड बी क्लियर. ठीक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट देखो आगे 8 आप लोगों का क्या कह रहा है कि कन्वर्ट करो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा. ठीक है, आप लोगों का एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो आप लोगों का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको कैलकुलेट करना है. तो फ़ारेनहाइट का जो है वो आप लोगों को यहाँ पे जब सेट में लिख दोगे फ़ारेनहाइट तो आप लोगों की फ़ारेनहाइट कैलकुलेट हो जाएगी. इसलिए उसने इसको इनपुट में फ़ारेनहाइट यहाँ पर नहीं दिया. ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस क्यों दिया, क्योंकि सेल्सियस जो है वो आप लोगों का फॉर्मूला फ़ारेनहाइट के कैलकुलेट होने के बाद में आएगा. इसलिए उसने यहाँ पे जो है वो सेल्सियस का कीवर्ड दे दिया और सेल्सियस का कीवर्ड ही आप लोगों का फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले में अप्लाई हो रहा है. सो दैट्स वाई यहाँ पर वर्ड जो है वो उसने सेल्सियस का इनपुट में दिया है. इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एल्गोरिथम है वो क्या कहता है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट लेना है. स्टार्ट के बाद आप लोगों के पास इनपुट आ जाएगा. इनपुट में आप लोगों के पास नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है, इनपुट में नंबर्स आएंगे. नंबर्स के बाद आप लोगों के पास वर्ड आ जाएगा सेल्सियस का. सेल्सियस का वर्ड एंटर होने के बाद अब आप लोग फॉर्मूला अपना अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट जो है वो सॉल्व करोगे. इसमें फिर आप लोगों के पास सेट में आ जाएगा. ठीक है, दिस फॉर्मूला शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ सेट. ठीक है, सेट का जो है वो वर्ड लगाएंगे एंड देन फिर हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी. सेट में आ जाएगा आपके पास फ़ारेनहाइट एंड देन फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आएगा. फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा. यहाँ पे आपका फॉर्मूला कैसे आएगा, विद इन ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, सेल्सियस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 9 की वैल्यू आ जाएगी 9. ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके 5 के साथ डिवाइड हो जाएंगे. सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइडेड बाय 5. वैल्यू आपके पास 5 से डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट आपका टेम्परेचर कन्वर्ट होगा +32. 32 यहाँ पे प्लस हो रहा है. ठीक है, वो वैल्यू
वैल्यू जो माइनस होती है वो आपकी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के फॉर्मूला में जो है वो आप लोगों की सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। आउटपुट में आपके पास फ़ारेनहाइट आ जाएगी एंड देन आप लोगों का फॉर्मूला यहाँ पे इनपुट में दोबारा से नंबर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फॉर्मूला सॉल्व करने लगे हैं, इसलिए इनपुट में फ़ारेनहाइट का कीवर्ड इसलिए दिया कि अब फ़ारेनहाइट कैलकुलेट होके फ़ारेनहाइट में आंसर आया। सेल्सियस अब सेट करेंगे, सेट में यहाँ पे आपके पास सेल्सियस आ जाएगा और देन इसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला आ जाएगा। सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट में जो है वो पहले सब्ट्रैक्ट होगी आपके टेम्परेचर के साथ, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी, ठीक है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिखेंगे एंड देन उसके बाद आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा और वो माइनस के साथ आएगा, ठीक है। माइनस में आप लोगों के पास जो है वो 32 आ जाएगा। माइनस में 32 आने के बाद फिर आप लोगों के पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 5/9 लिख सकते हो, 9/5 लिख सकते हो। रेसिप्रोकल ये वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे मर्जी तरीके से आप वैल्यू लिख सकते हो, ऊपर नीचे ये वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर तो आप लोगों के पास वही आना है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू 5/9 ही होती है, ठीक है। एंड देन फिर आपके पास आउटपुट में क्या वैल्यू आ जाएगी, सेल्सियस आ जाएगा अब आउटपुट में आपके पास, ठीक है। आउटपुट सेल्सियस में आने के बाद आप लोगों का एल्गोरिथम जो है वो ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट वन एल्गोरिथम इज फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स ranging from n1 to n2 where n2 is greater than n1। कोई से दो इंटीजर्स लेने हैं और उन दो इंटीजर्स में से जो सेकंड वन इंटीजर होगा वो फर्स्ट इंटीजर से ग्रेटर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर लेती हूँ 100 और 200, दीज आर द टू इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें से जो 200 है वो 100 से ग्रेटर है। सो इस कंडीशन को फोकस में रखते हुए अब एल्गोरिथम बनाना है। अब देखो इसने इफ कंडीशन और बाद में फिर से इफ कंडीशन दे दी है, तो स्टूडेंट्स याद रहे कि यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला लूप के साथ लगेगा। एल्गोरिथम आप लोगों का जो राइट होगा वो अकॉर्डिंग टू लूप कंडीशन होगा। लूप कंडीशन क्या कहती है, एक इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है और एक इफ स्टेटमेंट के साथ आप लोगों की स्टेटमेंट क्लोज हो रही है, लेकिन उसके अंदर भी इफ के कीवर्ड के साथ आप लोग अपने एल्गोरिथम को राइट कर रहे हो। सो इफ कंडीशन विद इन एन इफ कंडीशन क्या कहलाई जाती है, आप लोगों की लूप्स कहलाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे उसने लूप लगाई है, इस करली ब्रैकेट से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये आप लोगों के लूप में एल्गोरिथम के लिखने का क्राइटेरिया। फर्स्ट कंडीशन में वो आपसे क्या कह रहा है, इफ n1 इज लेस देन और इक्वल टू n2, फर्स्ट कंडीशन उसने ट्रू स्टेटमेंट दे दी है, क्योंकि एक इफ कंडीशन बाहर लग रही है, एक कंडीशन इफ की अंदर रख ली है, इसलिए अब कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग फर्स्ट कंडीशन अपनी ट्रू रखो या फॉल्स रखो, ये अब आपकी मर्जी है। आप इस कंडीशन को भी फॉल्स कर सकते हो और जो अंदर की जो इफ कंडीशन होगी फिर उसको फॉल्स कर दो, लेकिन फिर उससे ये होगा कि आपकी इंटरनल लूप जो है वो आप लोगों की कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट सेट नहीं हो पाएगी। सो इसलिए उसने पहले ही ट्रू में अपनी बात कर दी है और अंदर उसने अब एल्स में बात करनी है, ठीक है। इफ n1 इज लेस देन और इक्वल टू n2, 100 200 से लेस है, फिर क्या करे, आउटपुट में आपके पास n1 आ जाए, n1 ही आएगा, ठीक है, 100 ही आएगा, उसने यही कहा है, ग्रेटर देन फिर आप लोगों के पास सेट n1 टू n1 प्लस 1, फिर आप लोगों की ये स्टेटमेंट जो है वो सेट होगी। अगर तो n1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू n2 है, फिर आप लोगों ने n1 की वैल्यू जो आएगी 100 जो आएगी उसमें आपने 1 ऐड कर देने हैं, ऐड करने से वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो गई और वो 200 ग्रेटर हो गया फर्स्ट वैल्यू से। सो इस कंडीशन को ट्रू स्टेटमेंट माना जाता है, जो ये दो कंडीशंस हैं। अब ये जो ये बाकी स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स में है। अब वो ये देखो इसमें बात क्या कर रहा है कि इफ n1 मॉड्यूलस MOD शुड बी मीनिंग दैट मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब होता है आपने उस वैल्यू को डिवाइड करना है 2 के साथ, n1 100 अंदर रखो, 2 से डिवाइड करो, अगर तो वो 0 के इक्वल फिर आता है, फिर आउटपुट में आपके पास n1 आ जाए। हमें n1 क्या चाहिए, n1 हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो n2 को कंसीडर करना है ना, कि वो वैल्यू जो है वो n1 से ग्रेटर होनी चाहिए। सो ये कंडीशन आपकी एल्स के अंदर आ रही है। अगर फिर ये कंडीशन है तो फिर क्या करे, फिर गो टू स्टेप 3, फिर स्टेप 3 को फोकस में ले, ठीक है।
इस तरीके से ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में उसने आपके साथ बता दी है। दिस एल्गोरिथम शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में ये जो है वो क्वेश्चन लाजमन आएगा कि लूप कंडीशन के साथ इस स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करके बताया जाए। ठीक है, तो इसमें देखो कि अब इसमें लिखना किस तरीके से है। स्टार्ट के साथ ही लेंगे। स्टार्ट के साथ लेने के बाद अब जब एल्गोरिथम में क्राइटेरिया जो है वो लिखूंगी, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इनपुट में आप लोगों के पास नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि नंबर्स लेने ही हैं। वो n1 n2 को नंबर कंसीडर नहीं करोगे, वो आपकी वैल्यू को इंटीजर में लिखेगा ही नहीं। ठीक है, सो n1 n2 these are the two integers and written as numbers if n1 is less than or equal to n2। ठीक है, इस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी के साइन के साथ यहाँ पे लिखना है। n1 शुड बी इक्वल टू n2। फिर आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो क्या सेट हो कि आप लोगों के पास उसकी वैल्यू जो है वो सेट हो जाए। वैल्यू n1 शुड बी एडेड प्लस 1, फिर वो वैल्यू उसके साथ कंसीडर करें। ठीक है, अभी उसने उसके अंदर इफ की कंडीशन लगा दी है, इस वजह से ये वैल्यू आपकी एल्स में लिखी जा रही है। कर्ल्स ब्रैकेट के साथ याद रखना है, जो वैल्यू अब आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे ना, वो वैल्यू आप लोगों की फॉल्स में होगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है आप लोगों के एल्गोरिथम को अकॉर्डिंग टू लूप अंडरस्टैंड रखने का। ठीक है, ये जो है वो फिर यहाँ पे जो सेकंड आप लोगों की कंडीशन आ रही है, n1 का मॉड्यूलस लो वो 2 हो और इक्वल्स किसके आ जाए 0 के, यानी 2 की वैल्यू के साथ n1 जो आप लोगों के पास इंटीजर है 100 उसको डिवाइड करेंगे और वो 0 के इक्वल आएगा, फिर आउटपुट में क्या आ जाए n1। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि n1 n2 से ग्रेटर नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि 100 और 200 ये दो आप लोगों के इंटीजर्स हैं। सो किस वैल्यू को जो है वो कंसीडर करेगा, सेट n1 टू n1 प्लस 1, ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू इफ स्टेटमेंट आपकी राइट की जाती है। ठीक है, एल्स गो टू स्टेप 3। तो ये वही स्टेप 3 है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि n1 जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट नहीं हो सकता कि n1 का मॉड्यूलस लें 2 और वो इक्वल जाए 0 के। ये कंडीशन आपकी गो टू स्टेप 3 के साथ फॉल्स स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करती है। एल्स गो टू स्टेप 3 एंड प्रोग्राम शुड बी एंड, रिटन इन द वर्ड ऑफ एंड। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारे पास अब स्टार्ट होता है टॉपिक, वो हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इन एल्गोरिथम्स के अंदर कोई पर जो है वो किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो आप लोगों का टॉपिक आता है वो आप लोगों का आता है अब डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम में और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या है? एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम while flow chart illustrates the program graphically। एल्गोरिथम का मतलब क्या है देखा जाए तो एल्गोरिथम अब आप लोगों ने नोटिफाई कर लिया अच्छे तरीके से कि एल्गोरिथम का क्राइटेरिया कैसे लिखा जाता है। एक कंपल्सरी स्टेप्स के साथ, स्टार्ट के कीवर्ड के साथ, इनपुट के साथ, आउटपुट के साथ, सेट के साथ और एंड के साथ। इन वर्ड्स के बगैर आपका एल्गोरिथम नहीं है। ठीक है, जबकि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में आपने अपनी जो थिंकिंग है स्टेटमेंट की, जैसे मैंने ये एल्गोरिथम सारे बनाए हैं, इसमें से कोई सा भी एक एल्गोरिथम उठाना है और उसको अकॉर्डिंग टू ग्राफ बना के दिखाना है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की जो है वो अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट ही होगी। ठीक है, फ्लो चार्ट का जो है वो क्राइटेरिया क्या होता है, फ्लो चार्ट का क्राइटेरिया आप लोगों के स्टेटमेंट्स को ग्राफ्स के साथ परफॉर्म करने का होता है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज ये आप लोगों के टोटल 8 डिफरेंसेस हैं। ये बोर्ड में ये क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है कि डिफरेंस बता दें एल्गोरिथम में और फ्लो चार्ट में। सो एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स वाइल फ्लो चार्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड। देखा जाए तो एल्गोरिथम की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में है ना। अब आप लोगों को ये चीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में ये स्टूडेंट्स को ये बात कंफ्यूज कर देती है कि अब हमें एल्गोरिथम आया है, अकॉर्डिंग टू लूप लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू इफ स्टेटमेंट लिखा जाए, किसी में उसने जो है वो सिंपल स्टेटमेंट के साथ जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म की है। ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर डिमांड जो है वो स्टेटमेंट को जो है वो एल्गोरिथम में राइट किया जाता है। और फ्लो चार्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड। फ्लो चार्ट विजुअली भी देखने में भी इजी है, इसकी वैल्यूज और इसके जो कैलकुलेशंस हैं वो आपकी ग्राफ्स के साथ ही लिखी जाती हैं, इसलिए ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स में इसकी नहीं लिखी जाती। थर्ड वन, एल्गोरिथम इन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट इज यूज्ड while in a flowchart symbols and shapes are used।
एल्गोरिथम के अंदर आपने अपना प्लेन टेक्स्ट लिखना है, ये सारा क्राइटेरिया जो लिखा टेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा था ना, जबकि फ्लो चार्ट में आप लोगों ने सिंबल्स लगाने होते हैं, उसके भी स्पेसिफिक सिंबल्स हैं। फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल्स के वैल्यूज आती हैं और शेप्स में वैल्यूज लिखी जाती हैं, ठीक है, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और इन वैल्यूज के साथ और एरोज के साइन के साथ जो है वो आपने अपने फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक हो गया। फोर्थ वन, द एल्गोरिथम इज इजी टू डीबग व्हाइल फ्लो चार्ट इज हार्ड टू डीबग। डीबग मीन्स कि अगर कोई ना कोई एरर आ जाता है एल्गोरिथम में फॉर एग्जांपल लिखते हुए कोई ना कोई मिस्टेक कर दी, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसके फॉर्मूला में प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, ठीक है। फ़ारेनहाइट के फॉर्मूला में आपने +32 करने के बजाय -32 कर दिया, और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की कैलकुलेशन में -32 करने के बजाय +32 लिख दिया। सो ये वैल्यूज में आपने साइंस की मिस्टेक कर दी। तो जब हम लोग एल्गोरिथम में राइट करते हैं तो एल्गोरिथम में ये वैल्यू आप लोगों के पास इजी है डीबग करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट इज हार्ड टू डीबग, ठीक है, इसीलिए जो है वो फ्लो चार्ट की वैल्यूज डीबग करना मुश्किल है। फ्लो चार्ट में सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंटेशन होती है, इसी वजह से फ्लो चार्ट की वैल्यूज आप लोगों के पास मुश्किल हो जाता है उसको परफॉर्म करना। द एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट while the flowchart is easy to construct. The algorithm is difficult to construct. एल्गोरिथम की वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट होता है, जबकि फ्लो चार्ट के अंदर इजी है कंस्ट्रक्ट करना। एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स while algorithm follows rules to be constructed, ठीक है, सॉरी, फ्लो चार्ट फॉलोज द रूल्स। यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो फ्लो चार्ट की आएगी। फ्लो चार्ट में रूल्स के साथ आपने अपने जो है वो स्टेटमेंट को लिखना होता है, और एल्गोरिथम के अंदर जो है वो किसी ना किसी रूल्स को नहीं देखा जाता, उसके अपने ही रूल्स होते हैं, स्टार्ट एंड आउटपुट एंड इनपुट। और एल्गोरिथम इज अ सूडो कोड फॉर अ प्रोग्राम। एल्गोरिथम क्या है? आपके पास एक सूडो कोड है प्रोग्राम के अंदर। कोडिंग में जब वैल्यूज लिखते हैं, जब कोड्स के अंदर आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल करना है, तो वो एल्गोरिथम के जरिए होती है। वाइल फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक। फ्लो चार्ट के अंदर लॉजिक दी जाती है, इसीलिए ग्राफ्स बनाए जाते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर अपनी बात यस और नो के साथ दी जाती है, इसीलिए ग्राफ्स का यूज किया जाता है, ठीक है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम के अंदर हम एक सीरीज में चलते हैं ना, स्टार्ट, तो हर एल्गोरिथम का स्टार्ट ही लेना है। फिर सेकंड प्रोसीजर, उसमें क्या आता है? इनपुट आता है। थर्ड क्या आता है? आउटपुट आता है। एंड फोर्थ वन क्या आता है? एंड आता है। एक सीरीज के साथ आपने अपने स्टेप्स को लिखा। वाइल फ्लो चार्ट इज द विजुअल डिपिक्शन। फ्लो चार्ट आप लोगों की विजुअली एक ग्राफिक सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंटेशन है। सो आई होप दैट ऑल ऑफ बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स शुड बी क्लियर ऑन योर माइंड, ठीक है। किसी किस्म की कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Allah Hafiz and good luck to all of you.